स्टूडेंट्स, मैं आपको जो है यहाँ पर जेनेटिक्स की क्लास पढ़ाने आया हूँ और आपको जेनेटिक्स मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा। जेनेटिक्स में मैं आपको जो है बहुत बेसिक से नहीं चलूँगा क्योंकि ये नेट की क्लासेस हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप सभी जो है फैमिलियर होंगे जो बेसिक रूल्स हैं जेनेटिक्स के। लेकिन फिर भी जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। देखो, जेनेटिक्स की जब भी बात स्टार्ट होती है तो मुझे सबसे पहले कोई भी हो, जो जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं बायो के, उनको सबको पता है कि जेनेटिक्स जो है उसकी स्टार्टिंग जो है मेंडल से होती है। मेंडल से आप सब लोग आप जानते होंगे कि मेंडल ने क्या क्या काम किया, उन्होंने किस प्रकार का काम किया। तो उनका जो प्लांट था जो मेंडल ने काम किया वो था पी। ठीक है। उनके जितने भी रूल हैं, चाहे चाहे वो रूल्स ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, चाहे वो लॉ ऑफ डोमिनेंसी हो, चाहे वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो। हालांकि 3 रूल हैं अगर हम इंटरमीडिएट लेवल पर देखें, लेकिन एक्चुअल में उनका जो है केवल एक ही रूल है। और मैं ये मानता हूँ उनका एक रूल है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि उसी का ही कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंस जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, और जो लॉ ऑफ डोमिनेंसी है वो उसकी एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। मतलब जो डोमिनेंसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। उन्होंने सिंपल सा बताया कि अगर ये करेक्टर आएगा तो डोमिनेंट, ये करेक्टर नहीं आएगा तो फिर ये रिसेसिव। तो सबसे पहले हम जेनेटिक्स में यही स्टार्ट करते हैं कि भाई जेनेटिक्स को हम कैसे जाने कि जेनेटिक्स है क्या। देखिए, आप अपनी फैमिली में सब लोगों को देखते होंगे, सब कैसे दिखते हैं, अलग अलग। ठीक है। भले ही वो उनके माता पिता एक हैं, ऐसी मेरी फैमिली में भी, सबकी फैमिली में वो सब एक माता पिता से हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं। अब ये जो डिफरेंसेस में डिफरेंस जिसको कह रहा हूं जेनेटिक्स में, इसको कहते हैं वेरिएशन, विभिन्नताएं। अगर ये वेरिएशन ना होती तो कभी भी हम जेनेटिक्स को डेवलप नहीं कर पाते। जो मेंडल ने जो सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया कि व्हाट इज जेनेटिक्स, तो वो उनका ऑब्जर्वेशन था वेरिएशंस। दैट मीन्स, तो इफ वी डिफाइन द जेनेटिक्स कि दैट व्हाट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, या हम ये कहें वेरिएशन एंड हेरिडिटी, क्योंकि वेरिएशन सबसे पहले है। अगर वेरिएशन नहीं है तो जेनेटिक्स नहीं है। हमें प्लांट देखो, मेंडल ने क्या देखा, ये पिंक फ्लावर है, ये पर्पल फ्लावर है, ये व्हाइट फ्लावर है। अब उन्हें अलग अलग फ्लावर के कलर दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए तो वो कह रहे थे कि भाई ये फ्लावर के अलग जो कलर हैं वो अलग अलग क्यों हैं। वो अलग अलग थे क्योंकि वेरिएशन थी। वो वेरिएशंस किस वजह से थी कि कुछ ना कुछ कोई फैक्टर है, जिसको मैं अभी जीन नहीं कह रहा हूं, मैं भी फैक्टर ही कह रहा हूं। जैसे मेंडल ने कहा कि कोई एक ऐसी फैक्टर है जो ये डिफरेंसेस लेके आ रहा है। उन्हीं डिफरेंसेस को स्टडी करने के लिए हम जेनेटिक्स को जो है मेंडल ने डेवलप किया। तो जेनेटिक्स में अब हम बहुत बेसिक बेसिक सी टर्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम करेक्टर। एक दूसरी टर्म से आप फैमिलियर होंगे, ट्रेट। नाउ वी विल डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेक्टर्स एंड ट्रेट। आप अब जब बुक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कहीं पर करेक्टर लिखा हुआ देखेंगे, कहीं पर ट्रेट लिखा हुआ देखेंगे। तो इनमें क्या डिफरेंस है। देखो, अगर हम ये कहें फ्लावर कलर, कलर की स्पेलिंग दोनों हो सकती है। आप सोचे कि COLOR लिखा है, गलत है, कि CLOUR भी हो सकता है, CLOR भी हो सकता है, वो लेटिन वर्ड का डिफरेंस है। फ्लावर कलर, अब जो फ्लावर कलर है ये करेक्टर है। लेकिन अगर फ्लावर कलर के अंदर हम बात करें, इट विल बी रेड और इट विल बी वाइट, तो ये क्या है, ट्रेट। फ्लावर कलर इज ए करेक्टर एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लावर, दैट इज ट्रेट। मतलब अगर हम कहें कि फ्लावर कलर, तो हम कह रहे हैं कि करेक्टर की बात कर रहे हैं। लेकिन हम कहें कि रेड कलर का फ्लावर है, व्हाइट कलर का फ्लावर है, तो अब हम कह रहे हैं ट्रेट। इसको डिफरेंस को बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे अपने नेट के उसमें एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना कि वो क्या कह रहा है, कि पर्टिकुलर ट्रेट या पर्टिकुलर करेक्टर। तो करेक्टर कह रहा है तो उसका मतलब ब्रॉड वे में बात कर रहा है वो, जैसे कि हाइट। अब हाइट क्या है, करेक्टर। लेकिन ये करेक्टर कैसे हो सकते हैं, 2 तरह के। कैसे, टॉल या फिर ड्वार्फ, छोटा या लंबा। ठीक है। तो टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है, ये क्या है, ट्रेट। और हाइट क्या है, करेक्टर। और इसी हाइट को अब मैं कहूं 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, तो ट्रेट है, क्योंकि अब हम हाइट की इंचेस में बात कर रहे हैं। लेकिन हाइट की बात करें तो वो सिर्फ क्या है, करेक्टर है।
अब करेक्टर और ट्रेट के बाद में बात करते हैं कि सबसे पहला लॉ जो मेंडल का है तो वो पढ़ते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंसी की मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंसी आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा, बीएससी में पढ़ा होगा। अभी केवल सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्लियरली बिल्कुल एकदम समझ लें क्या है। अब इन दोनों लॉ को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है मियोसिस बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि व्हाट इज मियोसिस एंड व्हाट इज द फिनोमिना इज अगर ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस में भी मैं कहीं पे भी जाना नहीं चाहता हूँ, मियोसिस में मैं सिर्फ एक ही जगह बात करता हूँ जहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, जो एनाफेज फर्स्ट है, जिसकी बहुत सारी होती है ना, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डाइकाइनेसिस, उन सारी में जो जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। जो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो ना तो सेग्रीगेशन होगा ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। नेट का ही क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो उसका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही क्या है, क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन consequence of crossing over, segregation consequence of crossing over, independent assortment consequence of crossing over, variations consequence of crossing over. That means crossing over is the basic and fundamental phenomena for all the genetics. अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो जेनेटिक्स नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ प्योर प्योर प्योर, प्योर से याद आ गया प्योर लाइन, क्योंकि अब मैं बार बार कहूंगा कि उन्होंने प्योर लाइन यूज़ की, उन्होंने प्योर लाइन यूज़ की। प्योर लाइन का मतलब क्या है, प्योर लाइन का मतलब ये है कि जो मेंडल जिन प्लांट्स को स्टडी कर रहे थे उनके अंदर किसी भी तरह का कोई कंटामिनेशन नहीं था। कंटामिनेशन का मेरा मतलब, कहने का मतलब यहाँ कोई बैक्टीरिया या वायरस का कंटामिनेशन से नहीं है, यहाँ मेरा कंटामिनेशन से कहने का मतलब है किसी भी एलील या किसी भी जीन का कोई कंटामिनेशन था नहीं था। अब देखो मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है, जो मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है, इसका एक दूसरा नाम है क्या है, नॉन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। नॉन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ब्लेंड का मतलब मिक्स करना, ठीक है, और नॉन ब्लेंड मतलब जो जहां मिक्स ना हो, मतलब इस पर भी आएंगे कि प्योर लाइन जो, अगर एक फ्लावर रेड है तो वो रेड है, दूसरा फ्लावर वाइट है तो वो वाइट ही है। अगर मैं इन दोनों फ्लावर का क्रॉस आपस में कराऊंगा तो या तो रेड आना चाहिए या फिर वाइट आना चाहिए, ये है नॉन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। लेकिन अगर ये दोनों ना आकर के इन दोनों की जगह मान लीजिए पिंक आ जाता है तो ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है, क्योंकि मिक्स हो गया, रेड और व्हाइट को मिक्स किया पिंक आ गया। इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये पढ़ेंगे कि क्या, या तो रेड हो, अगर रेड और व्हाइट का क्रॉस कराएं या तो रेड आएंगे या व्हाइट आएंगे, या फिर दोनों आएंगे लेकिन अलग अलग आएंगे। दैट मीन्स देयर विल बी नो ब्लेंडिंग बिटवीन द जीन्स एंड एलील, कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी जीन्स और एलील के बीच में। और अगर ब्लेंडिंग हो गई तो फिर वो नॉन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं, इसका मतलब है कि हम मेंडल से अलग चले गए, क्योंकि नॉन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस तो पूरी मेंडल की है, लेकिन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस जो है जहां ब्लेंड होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्लेंड नहीं होंगे, हो जाते हैं कभी कभी जीन आपस में मिक्स होंगे, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है, तो वो बाद में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, कि जहां पर कोई भी करेक्टर एक दूसरे को ब्लेंड नहीं करेंगे, इसी से ही बना है सेग्रीगेशन। अगर सेग्रीगेशन हो रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो करेक्टर्स हैं वो आपस में ब्लेंड नहीं हो रहे हैं। अगर ब्लेंड हो जाते ना तो मेंडल यहीं पर फेल हो जाते और पूरी की पूरी जेनेटिक्स जो है वो कभी भी फादर ऑफ जेनेटिक्स ना होते। और वो क्या कर रहे थे, उन्होंने देखो स्टार्टिंग कहाँ से की अपने पूरी की पूरी जेनेटिक्स की, बहुत इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने रेड फ्लावर लिए, ठीक है, वैसे मैं कह रहा हूँ रेड नहीं लिए थे, चलो इसको हम क्लियर कर देते हैं, उन्हीं के करेक्टर ले लेते हैं। पर्पल, उन्होंने पर्पल फ्लावर देखा, ठीक है, और एक वाइट फ्लावर देखा। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कि बस पर्पल फ्लावर था तो पर्पल फ्लावर लिया और वाइट फ्लावर था तो वाइट फ्लावर लिया और उठा करके उनका क्रॉस कराया और देख वो जितनी भी जनरेशन थी वो स्टडी करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने सबसे पहले पर्पल फ्लावर तो लिया, लेकिन क्या किया, इस पर्पल फ्लावर का ही क्रॉस बार बार पर्पल फ्लावर से कराया, ठीक है। तो पर्पल का पर्पल से हुआ, पर्पल आए, फिर पर्पल से कराया, पर्पल आए, तो उन्होंने 2-3 जनरेशन ऐसी की कि जिससे कि क्या आ जाए, प्योर लाइन आ जाए, जो अभी हमने लिखा हुआ था ना प्योर लाइन, जिसको मैं कहना चाहता कि प्योर लाइन क्या है।
तो पर्पल फ्लावर का बार बार क्रॉस पर्पल से कराया, और जो F1 थे उन्हीं का फिर सेल्फ कराया, फिर F1 थे फिर उनका सेल्फ कराया, फिर F1 थे उनका सेल्फ कराया, और रिपीटेडली कराकर उन्होंने क्या डेवलप की, एक प्योर लाइन। इसी तरह से व्हाइट की प्योर लाइन डेवलप की। मतलब कि वो ये चाहते थे कि पर्पल फ्लावर बस सिर्फ पर्पल हो, उसके अंदर और कोई भी एलील ना हो, और व्हाइट के अंदर बस सिर्फ व्हाइट हो और कोई भी एलील ना हो। तो इन दोनों को जब इनकी प्योर लाइन तैयार हो गई, तो तब उन्होंने क्या किया कि इस पर्पल फ्लावर का क्रॉस जो है व्हाइट फ्लावर के साथ किया। ठीक है, अब जब ये क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद में उनके सामने पर्पल फ्लावर आए। जो फ्लावर आए, ये कौन सी जनरेशन है, इसको कहते हैं हम F1। F मैं बता देता हूँ, वैसे आप कुछ खास काम का नहीं, आप जानते होंगे। F का मतलब होता है फिलियल, फिलियल का मतलब होता है सन, सन लेटिन वर्ड है एक, सन से लिया गया, मतलब पुत्र वाला। ठीक है, S1 सन, इसे F1 कह देते हैं। इसको कहते हैं P। मैं जहाँ भी P लिखूंगा पूरी जेनेटिक्स में मतलब पेरेंटल, F जहाँ पर आ गया मतलब फिलियल, फिलियल का मतलब इनकी प्रोजेनी। सोचते हैं ना कि F1 क्यों लिखा जाता है, तो फर्स्ट फिलियल है ये। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोजेनी हो गई। तो पर्पल आए, अब जब पर्पल आए ना, तो उन्होंने इसको कह दिया लॉ ऑफ डोमिनेंसी। सिंपल सी बात है कि भाई जो करेक्टर F1 में प्रेजेंट होगा वो डोमिनेंट करेक्टर होगा। ठीक है, और उसको हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। तो ये कोई लॉ नहीं है, ये सिर्फ एक करेक्टर है इस क्रॉस का। तो पर्पल आ गया, F1 आ गया, ठीक है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंसी यहाँ खत्म हो गया। लेकिन सेग्रीगेशन क्या हुआ इसमें, सेग्रीगेशन ये हुआ कि पर्पल और व्हाइट के जो एलील थे वो सेग्रीगेट हुए। सेग्रीगेट का मतलब है, देखो सेग्रीगेशन का मतलब है एक तरह से अलग होना। ठीक है, सेग्रीगेशन का मतलब, यहाँ पर बहुत बार क्या होता है कि हम सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन पढ़ते तो रहते हैं लेकिन मीनिंग समझ में नहीं आता। सेग्रीगेशन का मतलब अलग होना। पर्पल था व्हाइट था, दोनों अलग अलग रहे ना, पर्पल फ्लावर पर्पल आए व्हाइट नहीं आए। और जब F1 का फिर फर्दर हम क्रॉस कराएंगे पर्पल का पर्पल से, तो फिर प्रोजेनी क्या आएगी, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होगा, क्योंकि इसके बाद हम बताएंगे आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पहले। लेकिन अभी यहीं पर फोकस करना है हमें कि पर्पल और व्हाइट के फ्लावर से पर्पल आ गई। अब देखो जो F1, जो F1 जनरेशन है, कई बार ये हो जाता है कन्फ्यूज़न कि जो पर्पल और वाइट है ना, कि जो पर्पल आया है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको कि इसमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। आप बुक में देखेंगे ना, जब भी आप कोई जेनेटिक्स के स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे कोई भी, तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर मेल और फीमेल के मार्क जरूर लगे हुए होंगे। हालांकि स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो वैसी है, कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि देखो इन दोनों फ्लावर में, भाई पर्पल की बात करूं तो यहां पर क्या कार्पल भी है स्टेमन भी है, व्हाइट में भी कार्पल भी है स्टेमन भी है। मतलब मेल और फीमेल जो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो दोनों हैं, पर्पल में भी व्हाइट में भी। अब अगर इसका मेल यूज करेंगे तो इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा, और जब इसका मेल यूज करेंगे तो इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा। तो हमें इसमें दोनों में ये ध्यान रखना है कि किसका मेल यूज किया जा रहा है और किसका फीमेल यूज किया जा रहा है। अब देखो मान लीजिए अगर आप, चलो पहले हम इसमें बात करते हैं कि जो मेल और फीमेल हैं, मेल और फीमेल में जो जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सबसे पहले उनको जानना जरूरी है। देखिए जो फ्लावर होता है, ठीक है, इसमें ये तो है क्या हमारा गाइनोसियम, और इधर क्या होते हैं एंड्रोसियम। ये क्या है गाइनोसियम, जिसको आप ओवरी भी कहते हैं। ये है स्टिग्मा। ठीक, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आएंगे, कहां से आएंगे, इन एंथर से आएंगे। अब जब इन एंथर से आएंगे, अब मान लीजिए कि ये जो है पर्पल फ्लावर है, इस पर्पल फ्लावर पर यहां से पोलन ग्रेन गए और इस स्टिग्मा पर आ गए और इसको फर्टिलाइज कर दिया। तो जो नेक्स्ट प्रोजेनी, अब देखो जो नेक्स्ट प्रोजेनी होगी वो पर्पल ही होगी। ठीक है, अगर ये प्योर लाइन है तो, क्योंकि यहां से जो यहां से पोलन ग्रेन गए वो भी पर्पल फ्लावर के ही हैं, और जो यहां पर से जिस स्टिग्मा पर गए और जो जिस गाइनोसियम से उन्होंने फर्टिलाइज किया वो भी पर्पल फ्लावर ही है। तो फ्लावर पर्पल ही आएंगे। लेकिन मान लीजिए हम ऐसा करें कि हम इस पर्पल फ्लावर को, इसके एंथर को हम कट कर दें। ठीक है, इसके एंथर को हमने
कट कर दिया और ये हमने रहने दिया, इसके क्या कर दिए, एंथर रिमूव कर दिए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो एंथर रिमूव करने का, एमेस्क्यूलेशन। इसके एंथर रिमूव कर दिए पर्पल के, और जो एक दूसरा हमारे पास फ्लावर था, ठीक है, ये उसका स्टिग्मा और ये हो गया उसका गाइनोसियम, ये हो गया एंड्रोसियम। एंड्रोसियम भी कहते हैं जिसके अंदर जो है वो होते हैं पोलन ग्रेन, और इसको गाइनोसियम भी कहते हैं। वैसे इसको कार्पल भी कह देते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम यही समझते हैं कि ये हमारा ओवरी है और ये हमारे यहाँ पर पोलन ग्रेन है। अब ये वाला है वाइट फ्लावर, ठीक है, इसका एमेस्कुलेशन हो गया। अब हमने क्या काम किया, इसके पोलन ग्रेन लिए और इसके ऊपर डाल दिए। इसको कहते हैं क्रॉस, जो हम कहते हैं ना क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, वो क्रॉस ऐसे होना है। इसके हमने, इसके तो दोनों एंथर हटा दिए, एंथर हटा दिए तो क्या होगा कि पर्पल का पर्पल से नहीं होगा। अब हमने व्हाइट वाले जो है पोलन ग्रेन लेकर के इसके स्टिग्मा पर डाल दिए। जब व्हाइट वाले इसके ऊपर डाल दिए तो अब ये इसके अंदर क्रॉस करेगा। तो अगर मान लीजिए व्हाइट जो है वो डोमिनेंट कलर है, हमने मान लिया, व्हाइट डोमिनेंट नहीं होता वैसे, हमने मान लिया व्हाइट जो है वो डोमिनेंट है। अब इसके पोलन ग्रेन लेकर के अगर इस पर डाल दिए तो क्या फ्लावर का कलर चेंज हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जो इनिशियली जो फ्लावर है वो आपको पर्पल ही दिखाई देगा, हाँ, लेकिन जब ये पूरा का पूरा फ्लावर मैच्योर हो जाएगा और जो इससे सीड मिलेंगे हमें, उन सीड को जब हम फर्दर ग्रो कराएंगे और उस पर जो फ्लावर आएंगे उसको कहते हैं हम F1। ध्यान रखना है, ठीक है, कि F1 कौन सी है। ये नहीं है कि आपने यहाँ से जो है पोलन ग्रेन लिए और उसके ऊपर डाल दिए और ये F1 बन गया, नहीं, ये F1 नहीं है। पहले ये पूरा फ्लावर मैच्योर होगा, इसके अंदर सीड बनेंगे, और जो सीड बनेंगे जब आप उनको ग्रो कराएंगे और जो फ्लावर आएगा वो F1 जनरेशन है, ठीक है। तो ये बड़ा ध्यान रखना है कि इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता है। अब थोड़ा इसको हम और समझते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट क्यों नहीं आता है। देखिए, ये हमारे पास है क्या, ओवरी। अब हमने मान लिया कि मैच्योर ओवरी है और ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक। अब क्या होगा, ये जो उसकी एम्ब्रियो सैक की जो आउटर वॉल होगी, अगर इसके अंदर जो है यहाँ पर स्मॉल टी वाला जीन है, ठीक है। अब एक मैं यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, टॉल और ड्वार्फ वाला। अगर कैपिटल टी हो तो टॉल होता है, स्मॉल टी हो तो ड्वार्फ होता है। मतलब जो कैपिटल टी है वो टॉल के लिए है, एंड टॉल इज द डोमिनेंट करेक्टर, वाइल द स्मॉल टी रिप्रेजेंट द ड्वार्फ वैरायटी एंड इट इज ए रिसेसिव करेक्टर, ये रिसेसिव करेक्टर है। तो अब हमने क्या काम किया कि इसका फर्टिलाइजेशन जो है, जिसकी आउटर वॉल में टी है, मतलब कि ये वाला जो है, तो ये वाला जो है ड्वार्फ का एम्ब्रियो सैक है, और मैंने क्या काम किया कि टॉल के पोलन ग्रेन लेकर के इसको फर्टिलाइज करा दिया। तो जो टॉल के पोलन ग्रेन है उससे जब फर्टिलाइज कराएंगे तो वो सेल अंदर जाएंगी, जिसमें कि यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर एग एपरेटस होता है, ये यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स होती हैं, इनको दोनों कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये जब एक पोलन ग्रेन आता है तो उसमें से एक तो होती है जनरेटिव सेल्स और एक ट्यूब सेल्स, ये होती हैं कई सारी, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं इससे जो है फ्यूज़न होगा, जिसको कहते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन, जिससे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। जबकि जो दूसरी सेल है वो फ्यूज करेगी किससे, एग एपरेटस से, जिसको कहते हैं हम सिनगेमी। इस सिनगेमी से क्या बनेगा, इस सिनगेमी से बनेगी सीड सेटिंग होगी, और सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को डबल मिला करके क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। इस डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ही है। चलो खैर, हमारा पार्ट नहीं है स्टडी का डबल फर्टिलाइजेशन। अब जो है यहाँ से यहाँ से जो अब ये जो आए हैं जो पोलन आया है उसके अंदर क्या है, कैपिटल टी, क्योंकि हमने यहाँ से लिया है ये पोलन, और एम्ब्रियो सैक इसका है स्मॉल टी का। अब क्योंकि इसकी पोलन वॉल जो है वहाँ पर तो स्मॉल टी है, क्योंकि ये स्मॉल टी से आया हुआ है, तो ये तो सीड जो है, ये पौधा जो है ये कैसा रहेगा, ये ड्वार्फ ही रहेगा। ये नहीं है कि आपने उसका पोलन गेन घेरा और वो ड्वार्फ है, वो ड्वार्फ से टॉल हो जाएगा, हाँ, लेकिन ये बात जरूर है, जब ये सब सीड सेटिंग हो जाएगी और इससे जो इससे सीड बनेंगे, जो इसके बाद में जो बनने वाले सीड हैं, इस सीड को जब आप फर्दर ग्रो कराएंगे तो जो प्लांट आएंगे वो फिर टॉल आएंगे,
क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या हो जाएगा, अगर ये बिल्कुल स्मॉल टी है, यहाँ कैपिटल टी है, तो जो ये सीड होंगे वो कैसे होंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, अब इनको बता देते हैं थोड़ा सा एक हम टर्मिनोलॉजी। देखो जेनेटिक्स में हम कुछ टर्म पढ़ते हैं, हेट्रोजाइगस और सॉरी इसको क्लियर कर देते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, सीधा सीधा बताते हैं। कैपिटल टी, अगर दोनों एलील एक जैसे हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं हम होमोजाइगस। ठीक है, अगर कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो तो इन दोनों ही कंडीशन को कहेंगे हम होमोजाइगस। लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी हो तो इस कंडीशन को कहते हैं हम हेट्रोजाइगस। ये होमोजाइगस कंडीशन, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। मतलब यहाँ पर दोनों एलील जो हैं वो एक जैसे हैं और यहाँ पर दोनों एलील अलग अलग हैं और दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। और ये भी बात है कि अगर कैपिटल टी है या स्मॉल टी है तो इसको प्योर लाइन भी कह देते हैं। अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसके अंदर हाइट के लिए सिर्फ एक ही जीन प्रेजेंट है, एक ही एलील प्रेजेंट है। देखो जीन और एलील में बार बार कन्फ्यूजन होता रहेगा, मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि मुझसे भी बोलते समय हो सकता है कि मैं कभी जीन कहूँ कभी एलील कह दूँ। देखो ये तो है जीन और इसके ये एलील है ये। ठीक है, तो मतलब कि जीन क्या हो गया, हाइट की बात करें तो वो जीन है, लेकिन उसके दो एलील हो गए, क्या, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी एलील इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी एलील इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस। तो ये दो क्या हो गए, एलील हो गए, किसके, हाइट के। हाइट हो गए क्या, एक जीन हो गया हाइट। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें कैपिटल टी तो अब ये एक जीनोटाइप है, और इसको जो है हम ये लिख दें स्मॉल टी तो ये जीनोटाइप है। अब देखो जीनोटाइप हम कह रहे हैं इसको, ये क्या है, जीनोटाइप, मतलब कि जीन का टाइप कैसा होगा, इसको जीनोटाइप कहते हैं। और इस जीनोटाइप की वजह से, मतलब इस जीन टाइप की वजह से जो फिजिकल एक्सप्रेशन आएगा, फिजिकल एक्सप्रेशन मतलब कि वो टॉल दिखाई देगा या ड्वार्फ दिखाई देगा, दैट इज नोन एज फिनोटाइप। फिनोटाइप, तो फिनोटाइप क्या हुआ, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन, दैट मीन्स इट इज ए जीन and these gene contain two allele, capital T and this gene is dwarf gene and its physical expression is dwarfness. So dwarfness is the phenotype and it contains two different allele, small t and small t. अब अगर बात करें इसकी, this one is the heterozygous gene and containing two different allele, capital T and small t. तो यहां पर दो एलील हो गए, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, मतलब टॉल का भी है ड्वार्फ का भी है। और अगर मान लीजिए इस प्लांट का फिजिकल एक्सप्रेशन, मतलब जब अगर दोनों ही एलील प्रेजेंट है, टॉल का भी और ड्वार्फ का भी, और ये टॉल दिखाई दे, तो इसका मतलब हुआ टॉल जो है डोमिनेंट करेक्टर है, क्योंकि वो ड्वार्फ को क्या कर रहा है, मास्क कर रहा है, वो दिखने नहीं दे रहा है आप इसकी वजह से। तो जो स्मॉल टी हुआ ये रिसेसिव एलील हुआ, और जो कैपिटल टी हुआ वो डोमिनेंट एलील हुआ। क्यों? क्योंकि वो ये प्रेजेंट है फिर भी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। भाई स्मॉल टी प्रेजेंट है ना, जो कि टॉल के लिए है, जो कि सॉरी जो ड्वार्फ के लिए है, लेकिन फिर भी कैपिटल टी जो टॉल के लिए है उसके जैसा प्लांट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो कैपिटल टी जो एलील है ये डोमिनेंट एलील है, और जो स्मॉल टी एलील है वो रिसेसिव एलील है। तो इन एलील और जीन का थोड़ा कंफ्यूजन अपना दूर रखना कि मतलब एलील क्या है, जीन क्या है। तो अगर ये दो एक साथ लिखें जीन, अगर अलग अलग लिखें ऐसे तो ये एलील हैं इसके। एलील क्या होता है, देखो हम ये भी जानते हैं, एक डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज नोन एज एलील। अल्टरनेटिव फॉर्म मतलब एक ये हो गया टी, हमने मान लिया जीन है, अब इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म ऐसी भी हो सकती है, T1 T2 T3, तो इसकी एक अल्टरनेटिव फॉर्म आ गई। हो सकता है T1 जो है 2 फीट के लिए है, T2 3 फीट के लिए और T3 4 फीट के लिए है, तो इसके तीन एलील हो गए, T1 T2 T3। और अगर जो है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस दो ही कंडीशन है, टॉल या ड्वार्फ, जैसा कि मेंडल स्टडी करते थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो इसके दो एलील हो गई, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये क्या हो गई, इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म, इसकी इस जीन की, तो ये क्या हो गई, एलील। तो एलील हो गई अल्टरनेटिव फॉर्म। अब देखिए जब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं,
सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर फिर दोबारा आएंगे, लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा सा हम ये स्टडी करेंगे कि जो ये अल्टरनेटिव फॉर्म है या जो सब कुछ है, क्योंकि जो आपके नेट में जो है वो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है इस एरिया से वो पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और क्योंकि मुझे पता है कि जो बायो के स्टूडेंट हैं उनका मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा हम प्रोबेबिलिटी पे फोकस करेंगे यहाँ पर हल्का सा, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी की कंप्लीट क्लास हम अलग से भी करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा थोड़ा टच कर लेते हैं, क्योंकि जब हम सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझेंगे तब भी हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखिए, मान लीजिए एक कॉइन है, ठीक है। इस कॉइन में आपको पता है एक तरफ तो होता है हेड और एक तरफ होता है टेल, ठीक है। एक कॉइन के दो फॉर्मेट हो गए हमारे पास, एक तो हेड वाला फॉर्मेट हो गया, एक टेल वाला फॉर्मेट हो गया। अब इफ आई विल टॉस ए कॉइन इंडिपेंडेंटली, मैं कॉइन को टॉस करता हूं इंडिपेंडेंटली, मतलब कोई उसमें कुछ नहीं किया गया, मतलब मैं उसे कोई सेटिंग नहीं कर रहा हूं, बस लिया और कॉइन टॉस कर दिया। अब मैं ये पूछ रहा हूं किसी से कि इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या होगी। आधा चांस तो ये है कि हेड आ जाए, मतलब हाफ चांस ये हेड आ जाए, क्योंकि वो या तो ऐसे गिरेगा या फिर ऐसे गिरेगा। तो अगर वो हेड की तरफ से गिरा तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आधी, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आधी, मतलब हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है दोनों की। और अगर दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करें हाफ हाफ को तो टोटल आ जाएगा 1, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.5 और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.5। लेकिन प्रोबेबिलिटी को ना पॉइंट्स में नहीं लिखा जाता, उसको ज़्यादातर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, इसलिए ये इसको ऐसे लिखना नहीं चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आपसे पॉइंट में पूछ लिया जाए, तो अगर कोई ये कह रहा है कि किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हाफ है तो इसका मतलब है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, क्योंकि आप 0.5 को भी अगर आप ऐड करेंगे ना तो भी 1 ही आएगा। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि क्या, जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेकर 1 तक हो सकती है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज 1। अगर आप कोई भी क्वेश्चन नेट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर जो है 0 से कम आ जाए, मतलब -1 -2 -3 -4 0 से कम आ जाए, तो मान लीजिए आपने क्वेश्चन गलत किया है। या फिर आपकी प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करी और उसका आंसर 1 से ज़्यादा आ गया, मतलब आपका आंसर आ रहा है 2, 3 या 1.5 या 1.1 या 1.2 भी आ रहा है, 1.1 भी आ रहा है, 1.01 भी आ रहा है ना, या 1.0001 भी आ रहा, तो आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। 1 से एक्सीड नहीं कर सकती और 0 से बिलो नहीं जा सकती। द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी एग्जिस्ट बिटवीन 0 एंड 1। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1 एंड मिनिमम इज 0। अब देखो मैं इसको बता देता हूं क्यों। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं किसी से कि भाई मुझे ये बताओ आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो क्या कहोगे आप, होगी या फिर नहीं होगी। दो में से एक ही तो बात कह सकते हैं हम कि या तो होगी या नहीं होगी। तो इसका मतलब यह कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, हाफ, और ना होने की क्या हो गई, हाफ, और अगर दोनों को जोड़ें तो कितनी हो गई, 1, मतलब कि 1 से ज्यादा नहीं। अब ये थोड़ी हो जाएगा कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 2 हो जाएगी, 2 कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। क्यों, क्योंकि भाई हम तो ये कह रहे हैं या तो बारिश होगी या फिर नहीं होगी। अब मान लीजिए बारिश हो रही है और मैं ये पूछ रहा हूँ आज बारिश होगी, और आपको पता लग रहा है कि बारिश तो हो रही है, तो आप क्या कहोगे, हाँ आज बारिश होगी, हो रही है, तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी अब कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि बारिश हो रही है, मतलब बारिश आ चुकी है, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। या मान लीजिए मैंने कहा कि आपने कहा कि बारिश होगी और बारिश नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0। ये थोड़ी कहेंगे कि -1 हो गया बारिश नहीं हुई, 0 तक हो सकते ना। तो ये ध्यान रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0 to 1 ही रहेगी, इससे एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा और हम कर लेते हैं इलाबोरेट। अब मेंडल के केस में या प्रोबेबिलिटी या जो जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे वहां पर भी हमारे पास क्या है, देखो जो ये होंगे या तो कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब मान लीजिए गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, एक हमारे पास दूसरा है प्लांट, उसके अंदर है स्मॉल टी, स्मॉल टी, और गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है। अब गैमीट फॉर्मेशन होगा, इससे गैमीट बनेगा ये और ये, कैपिटल टी कैपिटल टी, इससे भी दो गैमीट बनेंगे, ये स्मॉल टी स्मॉल टी। गैमीट हमेशा जो है कैसे होते हैं, हैप्लॉइड,
ठीक है, ये डिप्लॉयड कंडीशन है। जब किसी भी एलील अगर 2 टाइम प्रेजेंट है तो वो डिप्लॉयड है, अगर 1 टाइम प्रेजेंट है तो वो हैप्लॉयड है। गैमीट हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है कैपिटल टी यहाँ से यहाँ आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस वाली की क्या प्रोबेबिलिटी की ये वाला कैपिटल टी आ जाए, हाफ, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, हाफ। इसी तरह से यहाँ पर इसमें से ये इसकी यहाँ पर आएगा, ये इस गैमीट के अंदर आएगा, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, हाफ हाफ। ठीक है, अब मान लीजिए एक प्लांट ऐसा है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब मैं कह रहा हूं कि जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो इस गैमीट के अंदर ये वाला टी आएगा या ये वाला टी आएगा, मतलब स्मॉल टी आएगा या कैपिटल टी आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ। इसी तरह से इस गैमीट के अंदर कितनी होगी कि स्मॉल टी आएगा, हाफ, मतलब दोनों की हाफ हाफ है। अब जब देखो, अब ये हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5 6, हमारे सामने 6 तरह के गैमीट हैं, और मान लीजिए कि सारे के सारे गैमीट ही किसी एक पर्टिकुलर एक प्लांट के अंदर है। अब इस गैमीट के साथ फ्यूजन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या इस गैमीट का इसके साथ फ्यूजन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इस तरह के क्वेश्चन हमें करने सीखने हैं कि जब बहुत सारे गैमीट हैं और किसका फ्यूजन किसके साथ होगा, तब प्रोबेबिलिटी निकालना। इसके लिए थोड़ा सा हम एक बात को आगे बढ़ाते हैं, किससे, कि मान लीजिए पहले गैमीट फॉर्मेशन सीखते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी पाते हैं। गैमीट कैसे बनाना है, देखिए गैमीट क्या, सबसे पहले हम क्रॉस सीखते हैं। क्रॉस मतलब क्रॉसिंग जो क्रॉस कराते हैं उसको करने के कितने मेथड हैं, मैं आपको नहीं सिखाऊंगा तो सिर्फ पुनेट स्क्वायर। ठीक है, पुनेट स्क्वायर इसलिए नहीं सिखाएंगे क्योंकि नेट के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा का पूरा पुनेट स्क्वायर बनाएं और उसके अंदर सारी प्रोजेनी पुटअप करें। आपको हमेशा 2 मेथड ही यूज़ करना है, एक तो है फोर्क लाइन मेथड। ठीक है, फोर्क लाइन मेथड में आपको बताऊंगा, एक मेथड ऐसा है जो हमने डेवलप किया, हमने खुद उसमें थोड़ी स्टडी करके जो है उसको हमने ही डेवलप किया है, और वो एक तरह से हमने हार्डी-विनिंगबर्ग लॉ को यूज़ करके उसका डेवलपमेंट किया कि कैसे करना। पहले मैं आपको फोर्क लाइन मेथड बताता हूँ। देखो, जब आप क्रॉस करने बैठेंगे, मान लीजिए कैपिटल ए और कैपिटल बी, मतलब यहाँ पर 2 पेयर हैं जीन के, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। अगर इसका क्रॉस हम कराएं किससे, स्मॉल बी, तो जो F1 जनरेशन होगी वो ये होगी, कैपिटल बी स्मॉल बी, जिसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। अब अगर F1 जनरेशन का सेल्फ कराएं, इसका हम सेल्फिंग करा रहे हैं, इसका सेल्फ कराएंगे, तो सेल्फ का मतलब क्या होता है कि जो F1 जनरेशन के प्लांट है ना, उसी का मेल और उसी का फीमेल आपस में लेकर के क्रॉस कराना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विद कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, मतलब सेम प्रोजेनी के बीच में हम यहाँ पर वो करा रहे हैं क्रॉस। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ। अब देखो, जो आपने सीखा है बीएससी वगैरह में, बीएससी में आपने सीखा होगा पुनेट स्क्वायर, उसमें क्या करते थे, पहले आप इसके गैमीट बनाएंगे और एक आप ऐसे चेकर बोर्ड बनाते थे इस तरह से करके। ठीक है, और उसमें 1 2 3 4 इसी तरह से इधर करते थे 1 2 3 4, और फिर बनाते थे इनके गैमिट मुझे पता है कि जो बच्चे हैं वो कैसे बनाते हैं, वो कहते हैं इसका इससे करो, इसका इससे करो, फिर इसका इससे करो, और इसका क्रॉस इससे करो। मतलब कि पहले इसको इससे ले जाओ तो कैपिटल ए कैपिटल बी, एक तो हमारा गैमिट ये बनेगा, फिर दोबारा से करना है कैपिटल ए का स्मॉल बी के साथ में, फिर अब इस वाले स्मॉल ए का करना है, स्मॉल ए का कैपिटल बी के साथ, और फिर स्मॉल ए का स्मॉल बी के साथ। तो 4 टाइप के गैमिट बन जाते थे, हम उनको ऐसे लिख देते ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, और स्मॉल ए कैपिटल बी, और स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक यही गैमिट हम इधर भी रख देते थे इस तरीके से, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, और फिर इनका क्रॉस करके हम इनमें भरते थे और फिर प्रोजेनी गिनते थे। देखो कितना लंबा प्रोसेस है, पहले गैमीट बनाएंगे, फिर इसको इसमें पुट करेंगे, फिर सारी प्रोजेनी पहचाननी पड़ेगी, तो इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास वहाँ पर। इसलिए जो है एक बड़ा अच्छा सिंपल मेथड है जिसको कहते हैं फोर्क लाइन मेथड। फोर्क लाइन मेथड में क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब इसको समझने की ज़रूरत है आपको कि करना कैसे है। कोई गैमीट वेमीट हमें बनाने की आवश्यकता नहीं होगी यहाँ पर फोर्क लाइन मेथड में, ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाएगा तो वहाँ पूरा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो इसको हम क्लियर ऑल कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम करा रहे हैं सेल्फ किसका,
कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विद कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी। तो क्या करना है, देखो यहाँ पर इसको देखिए और इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, ठीक है। तो अगर मैं कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ कराऊं तो क्या एक सिंपल सा हमें पता है कि ये आता है कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए ये आता है, ये सबको पता होगा, ये तो बहुत सिंपल सा है, आपने बीएससी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आ जाता है। इसको अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको बता देता हूँ, इसे आप पूनेट स्क्वायर में भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा है तो आप कर सकते हैं। दो तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, इससे बनाने अगर गैमेट बस दो ही बनेंगे। इससे भी क्या बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, क्रॉस कर दो कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। इसको तो आप पूनेट स्क्वायर में भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा है, लेकिन जब बड़ा आएगा, अगर मतलब डाई हाइब्रिड है या ट्राई हाइब्रिड है या टेट्रा हाइब्रिड है, पेंटा हाइब्रिड है, तो वहाँ पे ये बहुत आसान नहीं होगा। तो ये देखो हमारे सामने आ रहे हैं ना, कैपिटल ए वो ये लिखा हुआ, कितने आ रहे हैं टोटल, 4 हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 में से एक ये है, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। दैट मीन्स कैपिटल ए विल बी अपीयर 1 टाइम आउट ऑफ 4, मतलब कैपिटल ए एक बार प्रकट होगा 4 में से। कैपिटल ए विल बी अपीयर 1 टाइम आउट ऑफ द 4। देखो 4 है ना, 1 2 3 4, 4 में से एक बार आ रहा है क्या, कैपिटल ए, और 4 में से ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो मतलब कि 2 टाइम अपीयर हो रहा है, कितने में से, 4 में से। ये 4 में से कितने, 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का बड़ा सिंपल सा मेथड है, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्मॉल ए कितनी बार अपीयर हो रहा है, 1 टाइम, तो ये क्या हो गया, 1/4, ये इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इसका मतलब है कि मैं इसका क्रॉस इसके साथ कराऊं तो ये आएगा। तो जो ये आया है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप इनको ही लिखना है बस आपको। आप यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, ये लिख दिया। ये लिखने के बाद में अब क्या करेंगे, आप इस पर ऐसे करके ये 3 एरो बनाएंगे। ये अभी बताते हैं कि हम इसको ऐसा क्यों बना रहे हैं, ठीक है। अब ये हमने क्रॉस कराया था तो ये आया था। अब अगर मैं यहां पर कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस कराएं, मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विद कैपिटल बी स्मॉल बी, सेम कंडीशन है अभी जैसा कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए में कराया था। तो हमारे सामने यहाँ भी वही कंडीशन होगी, क्या होगा, कैपिटल बी और कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये आएगा ना। अब ये जो तीनों आएंगे इसका मतलब है कि इसका क्रॉस इस वाले का इससे कराएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इससे क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि दो डिफरेंट एलील हैं, डिफरेंट जीन हैं, और मैंने पहले ही कहा था क्या, ब्लेंडिंग नहीं होगी, सब जीन अपने अलग अलग रहेंगे, मतलब कि यही है क्या, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, आपस में मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए इसका क्रॉस इससे कराया तो इसका क्रॉस इससे कराएंगे, इसका इससे कराया तो ये आया, इसका इससे कराया तो ये आ गया, ठीक है। अब इनको इसके सामने लिख दो, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसी तरह से इसके साथ भी कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। इसी तरह से इसके साथ भी कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। अब देखिए अब क्या करना है, ये कितने टाइम आता है, 1 टाइम, ये कितने टाइम आता है, 2 टाइम, ये कितने टाइम आता है, 1 टाइम, ठीक है। इसी तरह से हमें उसका भी पता है, जब हमने कैपिटल ए स्मॉल ए का कराया था तो ये कितने टाइम आता था, 1 टाइम, और ये कितने टाइम आता था, 2 टाइम, और ये वाला कितने टाइम आ रहा था, 1 टाइम। पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, प्रोबेबिलिटी तो बता रहा था कि ये 1 टाइम आएगा, 2 टाइम आएगा, तो चेकर बोर्ड बनाया था, ठीक। अब जहाँ जहाँ पर 1 है उसको छोड़ दो, लेकिन जहाँ जहाँ पर 2 है वहाँ 2 पुट कर दीजिए। ये कितने टाइम आएगा, 2 टाइम, ये कितने टाइम आएगा, 2 टाइम, ये कितने टाइम आएगा, 2 टाइम,
और ये कितने टाइम आएगा, 2 टाइम, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, कैपिटल ए कैपिटल बी का, तो यहाँ पर आओगे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, कैपिटल ए और ये देखिए इनका करना है हमें। अब देखो यहाँ पे 2 है तो 2 पहले यहाँ गया, और इसके सामने क्या 1 है, तो 2 1 जा 2, तो कैपिटल ए एंड कैपिटल बी स्मॉल बी। इसी तरह से ये स्मॉल बी था, इनका क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी। इसी तरह से ये था हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए, इनका क्रॉस कराना है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए इनका क्रॉस कराया तो क्या आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। मतलब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ सिंपल और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इसका कराइए तो कैपिटल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी। इसी तरह से सामने 2 भी है, ध्यान रखना हमें, कैपिटल ए स्मॉल बी। अब जो इनके सामने न्यूमेरिक लिखे हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1s are 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, एंड 2 1s are 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई भी करना है, अब ये 2 कहाँ से आए वो आपको बता रखा कि यहाँ से आए हैं, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, स्मॉल ए कैपिटल बी। अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 यहाँ लिख देंगे, तो स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी, बस आ गया सब कुछ, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, जहाँ दोनों डोमिनेंट हो, ये क्या है, जहाँ पर दोनों डोमिनेंट है, ये क्या है, यहाँ पर ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव है। इसी तरह से यहाँ पर अब देखो पूरी की पूरी प्रोजेनी हमारे सामने आ गई, तो रेशो भी और इनके सामने लिखी हुई आ रही है। जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो आप निकालते हैं वो भी बिल्कुल यहाँ पर आपको उनके सामने ही दिखाई जाएगी। देखो यहाँ पर क्या है, इसको इधर लिख के दिखाता हूं मैं आपको। देखो जब भी आप क्रॉस करेंगे ना, तो क्रॉस करते समय आपको आपके सामने 2 रेशो होंगी, एक तो जीनोटिपिक रेशो, एक फिनोटिपिक रेशो। मैं पहले आपको क्लियर करता हूं कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो क्या है। जब हम जो है ये कैपिटल ए का क्रॉस कराते हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए के साथ में, तो प्रोजेनी ये आती है, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। और ये कितने टाइम आता है, 1 टाइम। ये कितने टाइम आता है, 2 टाइम। और ये कितने टाइम आता है, 1 टाइम। तो ये जो है ये क्या हुआ, हम जीनोटाइप देख रहे हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी कैसी, जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी, वो सॉरी जीनोटिपिक रेशो हो गया 1:2:1 किसकी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। लेकिन अगर डाई हाइब्रिड की बात करें तो उसकी रेशो कैसी आ रही है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1। उसको 1 को जो है आप यहां लिख दीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, इस 2 को यहाँ लिख दीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, इस 1 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसके सामने 1 है तो ये 1 आ गया। फिर ये क्या है 2, इस 2 को यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा 4, इस 4 को यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, इस 2 को यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है 1, इस 1 को यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है 2, इस 2 को यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ पर क्या है 1, ये यहाँ पर 1 लिख दीजिए। बी सबके बीच में इस 2 का रेशो लगा दीजिए, इस 2 का मार्क लगा देंगे रेशो वाला। तो इसकी जीनोटिपिक रेशो क्या होगी, 1:2:1:2:4:2:1:2:1, ठीक है। अब इतनी बड़ी रेशो को याद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर हमारी बिल्कुल इजीली बिल्कुल कैलकुलेट होकर आ रही है कि ये रेशो आएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर ये क्या है, जीनोटिपिक रेशो, मतलब कि व्हाट विल बी द रेशो बिटवीन जीनोटाइप्स। ये क्या है, जीनोटाइप्स। अब बात करते हैं फिनोटाइप। अब क्योंकि ये कैपिटल ए, अब क्योंकि ये कैसा है, कैपिटल ए डोमिनेंट मान रहे हैं हम, इसलिए इसको कैपिटल बनाया। ये ध्यान रखना, जेनेटिक्स में अगर हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं किसी भी करेक्टर के लिए तो इसका मतलब ये है वो डोमिनेंट करेक्टर है, ठीक है। तो ये कैपिटल यूज किया हुआ है तो डोमिनेंट है। तो अगर मान लीजिए ये दोनों ही रेड फ्लावर हैं, मतलब जो कैपिटल ए है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर एंड स्मॉल ए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट कलर, तो ये कैसा होगा, रेड। ये कैसा होगा, रेड। और यहां कैपिटल ए नहीं है, यहां दोनों कैसे हैं, स्मॉल ए, और स्मॉल ए क्या है, रिसेसिव करेक्टर, तो ये कैसा हो जाएगा, व्हाइट। तो रेड और व्हाइट के बीच में प्रोबेबिलिटी, सॉरी रेशो क्या हुआ, 3 तो होंगे कैसे, रेड, और 1 होगा व्हाइट, तो 3:1, 2 and 1 3, मतलब कि 3 रेड और 1 व्हाइट।
ये कैसी हो गई इनकी फिनोटिपिक रेशो, ये इनकी फिनोटिपिक रेशो है, मतलब इनका फिनोटाइप ये देखने में कैसे दिखाई देंगे, जबकि 1:2:1 जो रेशो है वो कैसी है जीनोटिपिक, मतलब जीन के टाइप कैसे होंगे। इसी तरह से